पिछली वीडियो आपने ज़रूर देख ली होगी, जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 3 तक रिवीजन क्लास थी। नाउ उसके बाद एक और वीडियो आप देख चुके हो गए होप, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब ये तीसरा वीडियो है, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 1 से चैप्टर 3 के। राइट, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और नंबर है 9464394052, जिस नंबर पे हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप चल रहा है, तो इसको भी ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ में इंस्टाग्राम को भी प्लीज़ फॉलो करके ही जाना। राइट, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले हैं, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड हैड वेरियस फीचर्स। मतलब इंडिया के फॉरेन ट्रेड के बहुत सारे फीचर्स थे, लेकिन इनमें से एक नहीं था, वो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड एंड टैरिफ। राइट, तो ये वो सारे क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। मैंने 5 साल का जो ट्रेंड एनालिसिस है वो लिया है, तो 5 साल के बेसिस पे ही जो है हम ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो कर रहे हैं। पिछले 5 साल का ही डाटा है मेरे पास, बिकॉज उससे पीछे जाएंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल एज इन कि करिकुलम चेंज होता रहता है, तो मैंने सिर्फ 5 साल का जो ट्रेंड है वो लिया है, तो आप उसके बेसिस पे जो है इसको कंसिडर करेंगे। राइट, सेकंड क्वेश्चन, अंडर द ब्रिटिश रूल कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ्रॉम डैश क्रॉप्स टू डैश क्रॉप्स। तो इसका आंसर है फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, Britain maintained a monopoly control over India's exports and imports while the rest was allowed with few कंट्रीज़ लाइक। अब ब्रिटेन का जो है ना इंडिया के ऊपर कंट्रोल, मोनोपोली कंट्रोल था इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे। राइट, इसको हमने जो रिवीजन वाला पार्ट है उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। वाइल द रेस्ट वाज अलाउड विद फ्यू कंट्रीज़ लाइक, बाकी कंट्रीज़ के साथ थोड़ा थोड़ा जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलाया जाता था उस टाइम पे, लेकिन वो वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। तो चाइना के साथ भी थोड़ा सा था, सिलोन श्रीलंका के साथ भी था, पर्शिया के साथ भी था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ 1, 2 एंड 3। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। मतलब कौन सा विद रिगार्ड्स टू फॉरेन ट्रेड कॉलोनियल रूल में सही नहीं है इनमें से? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, इंडिया सफर्ड फ्रॉम लार्ज ट्रेड डेफिसिट। राइट, क्वेश्चन नंबर 5, इन 1951 एग्रीकल्चर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज़ नेशनल इनकम वॉज। अब 1951 में तो आपको पता ही, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ही जो था डोमिनेंट पोजीशन में था, तो इसका आंसर होगा ए, हाईएस्ट अमंग द 3 सेक्टर्स। सिक्स्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंडियन एग्रीकल्चर विटनेस्ड स्टेगनेशन ड्यू टू। अब इंडिया के जो एग्रीकल्चर था उसमें स्टेगनेशन क्यों था? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट जो हैं उसमें एक डिक्लाइन, शार्प डिक्लाइन जो है वो हुआ था। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देन आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि कौन सी एक ऐसी चीज़ जो ब्रिटिश रूल जो था इंडिया में उसका एक एडवर्स इम्पैक्ट इंडिकेट करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, दैट इज़ चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। उन्होंने इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है ना उसका कॉम्पोजिशन ही चेंज कर दिया था। देन द मल्टी स्टेज्ड process demographic transition within the context of India pertains to, answer is D, a shift from high birth rate and high death rates to the low birth rate and low death rates over the time. Ninth question, the main aim of economic policies pursued by the colonial government in India was। मतलब जो मेन एम था, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स ने चलाई थी, उसका मेन एम क्या था? तो उसका एम जो था वो इनमें से तो कोई भी नहीं है। ठीक है, उनका जो मेन एम था, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, जस्ट टू डिके द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। मतलब उन्होंने इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी ना उसको बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया था। राइट, 10th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिजल्ट ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कि हमने आइडेंटिफाई करना है जो लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस था कॉलोनियल पीरियड में, वो उसका रिजल्ट क्या हुआ? तो इसका रिजल्ट हुआ कि इसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी, स्कारसिटी। Then 11th, which of the following statement is not true about the demographic conditions of India during the colonial period? कि जो colonial period था उसमें जो इंडिया की जो demographic conditions थी, इन चारों में से कौन सा सही नहीं है? तो life expectancy was too high, it was not too high, it was very low। सिर्फ 32 years life expectancy थी उस टाइम पे, अब तो 71.3 years है, उस टाइम सिर्फ 32 years थी। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, विच सेक्टर प्लेड अ प्रीडोमिनेंट रोल इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो इसमें फिर से एग्रीकल्चर ही है जो प्रीडोमिनेंट पोजीशन में था। 13th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए, ब्रिटिश
कंट्रोल रूल मेड इंडिया नेट इम्पोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया जो है वो यहाँ पे ना नेट इम्पोर्टर की जगह पे नेट एक्सपोर्टर कर लो, बिकॉज इंडिया तो बाहर एक्सपोर्ट ही करता था ना, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था, फिनिश्ड गुड्स जो है वो इंपोर्ट करता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देन 14th क्वेश्चन, इंडिया एंटर्ड द डैश स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर द ईयर 1921। तो सेकंड स्टेज था डेमोग्राफिक का जिसमें इंडिया एंटर हुआ था। देन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू, अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देन 16th क्वेश्चन, प्रायर टू इंडियाज इंडिपेंडेंस द स्टैग्नेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज मेनली कॉज्ड बाय, तो इसका आंसर है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। देन इसके बाद आएगा डैश इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। अब कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन जो पॉजिटिव था? इंडिया में उन्होंने रेलवेज शुरू करा था, तो रेलवेज का इंट्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द मेन पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन दैट ब्रिटिशर्स हैव मेड इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेटमेंट 1, under the colonial rule basic infrastructure like railways, post, telegraph was developed. Yes, true. Statement 2, the real motive behind the infrastructure development in India was to strengthen the British interest. ये भी true है, तो दोनों options जो हैं दोनों statement सही हैं। 19th question, the commercialization of Indian agriculture was coercively introduced by the colonial government. Yes, true. Then statement 2, Britishers had a two-fold motive behind the enforcement of food crops production. This is also true. So again दोनों की दोनों statements जो हैं वो सही हैं। 20th question, commercialization of agriculture under the British rule was responsible for frequent dash between 1875 and 1900. तो shifting of food crops to cash crops, ये commercialization हुआ था कि जिसमें food crop से Britishers ने shift किया था cash crops पे। Then 21st, commercialization of agriculture was coercively introduced by the Britishers. Yes, the aim of commercialization of agriculture was to support the British industry. Again, true. तो दोनों की दोनों statement सही हैं। 22nd question, from the set of events given in column 1 and corresponding year in column 2, choose the correct pair. column 1 और column 2 है। सबसे पहले introduction of railways in India in the year 1850, तो इसको इसके साथ ही मैच हो रहा है। Incorporation of India, this also again B with 2। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुई थी 1881 में, और ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल जो है वो कब हुआ था? 1869। तो ए के साथ पहला, बी के साथ दूसरा, सी के साथ तीसरा, डी के साथ चौथा। आई गेस मैंने इसमें आंसर ही लिख दिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स गिवन इन कॉलम 2 बाय मैचिंग देम विद द रिस्पेक्टिव आइटम्स इन कॉलम 1। अब कॉलम 1 में कॉलम 2 के साथ मैचिंग करना है हमने, तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू है, ये मैच होगा थर्ड के साथ। It works through the system of middlemen. Then B, stagnant economy, यहाँ पे stagnant नहीं है, यहाँ पे stagnant है, राइट। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। stagnant economy जो है वहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत लो होती है। बैकवर्ड इकोनॉमी जो है मतलब इसका आंसर जो है ना वो ऑप्शन ए होगा, ए के साथ थर्ड मैच करेगा। फिर उसके बाद जो स्टैग्नेंट इकोनॉमी है ना, वो इकोनॉमी जहाँ पे ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती है, ज़ीरो होती है, तो बी 4 के साथ। सी, बैकवर्ड इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम जहाँ पे लो होती है, और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो सेकंड के साथ। तो ऑप्शन बी ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 24th assertion, the agriculture sector in British rule was primarily base of the sectoral growth of India. True. Then British rulers wanted to take maximum advantage of Indian agriculture output for the growth of industries in England. This is also true, and this is the correct explanation of assertion. A is the correct answer. 25th assertion, India could not develop a sound industrial base during the British rule. India जो है एक sound industrial base develop नहीं कर पाया British rule के time पे। True. रीज़न, ब्रिटिशर्स फॉलोड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी विच स्ट्रेंथन इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो फॉल्स है, उन्होंने तो ब्रिटिशर्स ने जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसको तो ख़त्म ही कर दिया था, ठीक। देन 26th क्वेश्चन, इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड एन इंपोर्टर ऑफ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। तो ये सही है। उसके बाद रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो बोथ the assertion and reason are true, and it is the correct explanation of assertion. Chapter number 2, identify the correct combination of goals of Indian 5-year plans. तो इसमें सबसे पहला था ग्रोथ, इक्वालिटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ रिलायंस। सॉरी, यहाँ पे सेल्फ रिलायंस होगा, टाइपिंग एरर है, तो आई एम extremely sorry for that. Then the shackles of agriculture during the colonial rule were permanently broken by the green revolution that resulted from the application of
1 2 एंड ये तीनों फर्स्ट वाली होंगी, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। सेवन्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है वैसे इसका थोड़ा सीक्वेंस जो है वो गलत हो गया। तो इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा द पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिया अडॉप्टेड एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट फंडामेंटली इम्प्लाइज द को एग्जिस्टेंस ऑफ डैश एंड डैश। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का को एग्जिस्टेंस था, जिसमें पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी थी और प्राइवेट सेक्टर भी था। Then next question, after independence the rationale behind choosing modernization planning objectives for the Indian economy were, तो इसमें क्या है 1 2 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर है। अब फर्स्ट में क्या है, टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन आउटलुक और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, इन दो चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस किया गया था। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो इसमें करेक्ट क्या है, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू 5-year प्लान्स। देन द सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज टर्म्ड फ्रॉम, मतलब ये इसका टर्म क्या था, 1970s के मिड से शुरू हुआ था, 1980s तक ये चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब करेक्ट क्या है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वॉज द स्ट्रेटजी यूज टू सेव फॉरेन एक्सचेंज, मतलब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जो है स्ट्रेटजी यूज़ करी गई थी ताकि फॉरेन एक्सचेंज को बचाया जा सके, बिकॉज जितना ज़्यादा इंपोर्ट होगा उतना ही फॉरेन करेंसी बाहर जाएगा कंट्री से, तो वही मेन एम था कि उसको रोकना है कैसे भी करके। नेक्स्ट, इन ए डैश इकोनॉमी रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ नीति इन नीति आयोग, तो इसका आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर के लिए, तो प्लीज़ इसको याद कर लेना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देन आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स इज नॉट एसोसिएटेड विद गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, तो इसका आंसर ऑप्शन डी, प्रमोशन ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ लग्जरी गुड्स। Then Dash is known as the architect of Indian planning, that is P.C. Mahalanobis. Then 17, in the first phase of green revolution output was restricted mainly to wheat and rice, मतलब फर्स्ट फेज जो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का उसमें मेन फोकस व्हीट और राइस ही थे। देन द ओवर आर्किंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्स इन प्लानिंग इज टू डैश एंश्योर ए फेयर एंड जस्ट सोसाइटी फॉर ऑल द सिटीजन्स, मतलब एक फेयर और एक अच्छी सोसाइटी जो है वो सारे सिटीजन्स के लिए इंश्योर करना ही हमारा एक मेन टारगेट था। देन ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी, जो ग्रोथ है उसका मतलब क्या होता है कि कंट्री की जो कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की गुड्स और सर्विसेज को विद इन द कंट्री वो बढ़ाई जाए, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इन रिलेशन टू द ग्रोथ, तो इसका आंसर ऑप्शन सी, दैट इज ग्रोथ इम्प्लाइज एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP बाय ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन दैट फॉल्स आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एन आर्ग्यूमेंट दैट सपोर्ट्स एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ इन इंडिया, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, रिड्यूसेस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गोल ऑफ 5-year प्लान्स, तो इसका आंसर है लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग जो है हमारा गोल नहीं था। देन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी, मतलब सारे के सारे किसके कंट्रोल में हो, सरकार के, तो इसका आंसर ऑप्शन सी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन ऑर्डर टू ब्रिंग इक्विटी इन एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसीज वर इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट दैट इंक्लूड्स बोथ 1 and 3, तो इसका आंसर जिम्मेदारी सिस्टम जो है उसको रिवोक कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, और लैंड सीलिंग जो है उसको हटा दिया गया था। देन 25th नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब फूड ग्रेन्स के प्राइसेस को इंक्रीज़ करना ये एक एडवांटेज नहीं था, ये इनका ना ही एक एम था, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 26th, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 फॉर्म द बेसिस ऑफ द डैश 5-year प्लान, ये कौन से 5-year प्लान में शुरू हुई थी, सेकेंड, ठीक। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स आफ्टर मीटिंग देयर सेल्फ कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स, तो इसका आंसर है मार्केटेड सरप्लस। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इंडियाज फर्स्ट 7 5-year प्लान्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, तो इसका आंसर ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है। ये भी सेम क्वेश्चन है लेकिन इसका थोड़ा सेंस चेंज था, तो मेरे को था कि मैं आपको बता दूँ। तो डैश पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द फर्स्ट 7-year प्लान्स ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री अगेन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। 30th क्वेश्चन, डैश पॉलिसी फॉलोड इन फर्स्ट 7-year प्लान्स ऑफ इंडिया एम्ड एट सब्सटीट्यूटिंग इम्पोर्ट्स
विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो इसका आंसर है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। ये तीनों क्वेश्चंस जो है ना एक ही साल में आए थे, 3 सेट्स में, अलग अलग फॉर्म में आए थे, अलग अलग शेप करके उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। मतलब तीनों का सेम है लेकिन अलग अलग तरह से उन्होंने इसको प्रेजेंट किया। Then fixing of maximum land holding for an ownership is known as land ceiling. Policy of import substitution was targeted to protect domestic industry. Import substitution से क्या होता है, domestic industry ही protect होती है. Then read the following statements carefully and choose the correct answer. Statement 1, land ceiling जो है was one of the government policies to promote equity in agricultural sector. Yes. Then land reforms resulted in abolition of zamindari system in the post independence era. This is also the correct one. Then इसमें भी स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है. वन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्नाइजेशन हैज हेल्प्ड इन सेटिंग अप वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज. येस, ट्रू. Modernization refers to change in technology along with the positive change in the social outlook of the people. This is also true. So again इसका आंसर होगा both the statements are correct. Then बस यही था इसका आंसर, राइट. ये लास्ट था, ये ऊपर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, राइट. तो ये हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हैं. लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर इन 1991. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लिमिट इन बैंक्स वर रेज टू अराउंड 74%, राइट. देन सेकंड क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग आइटम्स इन करेक्ट सीक्वेंस. हमने करेक्ट सीक्वेंस में इनको अरेंज करना है. जो सबसे पहले आया, तो सबसे पहले जो है वो MRTP एक्ट आया था 1969 के अंदर. फिर 1973 में फेरा आया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. फिर उसके बाद फेमा आया 1999 में, और गुड्स कॉम्पिटिशन एक्ट जो है वो 2002 में. तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है DCBA, राइट. मैं ऑप्शन शायद स्किप हो गई मेरे से. देन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस. मतलब ये जब जब अकर हुई, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन जब जब बनी, तो वो हमने बताना है सबसे पहले से हायर साइड पे. तो सबसे पहले जो है वो प्लानिंग कमीशन बना, उसके बाद जो है वो सर्वे कमेटी हुई, फिर रेजोल्यूशन आया, फिर उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, और लास्ट में जो है हमारे पास एक्सचेंज रेट वॉज फुली कन्वर्टिबल फॉर करंट अकाउंट. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट, dash measures are dash measures intended to correct some of the weakness that have developed in the balance of payment. तो इसका आंसर है stabilization measures are long term measures intended to correct some of the weaknesses that have developed in the balance of payment. Option C इसका correct answer है. Then in the year 1991 India approached the dash and received $7 billion as loan टू मैनेज द इकोनॉमिक क्राइसिस. तो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था जो इंडिया ने अप्रोच किया था, और उन्होंने बहुत सारी कंडीशंस के साथ जो है हमारे इंडिया को पैसा दिया था उस टाइम, $7 बिलियन कि आप लिबरलाइज कर देंगे बिज़नेस को, फ्री कर देंगे, प्राइवेटाइजेशन होगा, और दूसरी कंट्रीज़ को अपने कंट्रीज़ में आके बिज़नेस करने की परमिशन दी जाएगी. देन अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अब सबसे पहले अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. सबसे पहले है गेट 1948, फिर उसके बाद जो है वो इंडियंस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, फिर उसके बाद WTO की फाउंडेशन हुई 1995, और 2017 में GST आया. तो इसका आंसर होगा BCAD, राइट. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है. देन इंडिया हैज़ बिकम ए प्रेफर्ड आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ डैश. अब इंडिया एक आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन क्यों है? क्योंकि इंडिया में अनस्किल्ड लेबर है, और उसके बाद जो क्वालिटी ऑफ IT सर्विसेज है यहाँ पे अच्छी है. तो B1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर. डैश वॉज द प्रीडिसेसर मतलब WTO से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? गैट, ठीक है. अब गैट जो है इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. फिर उसके बाद आएगा डैश एंड डैश करेंसी नोट्स ऑफ ओल्ड महात्मा गांधी सीरीज और बैंड एज लीगल टेंडर मनी ऑन November 8, 2016. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ 500 and 1000. 1000 और 500 के नोट्स को बैन कर दिया गया था. फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा 10th क्वेश्चन. डैश इज़ वन ऑफ द टैक्सेस एलिमिनेटेड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. देखो बहुत सारे टैक्सेस जो हैं वो GST के आने के बाद जो है वो ख़त्म हुए थे. टोटल 17 टैक्सेस थे, 23 सेस थे जो GST के आने के बाद ख़त्म हो गए, बिकॉज GST इज़ अ यूनिफाइड टैक्स सिस्टम. तो सर्विस टैक्स, CST सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, सेल्स टैक्स, बहुत सारे, वैट ख़त्म हुआ, ठीक. Then World Trade Organization WTO was established in the year 1995 as a successor of GATT. ठीक है, मतलब ये वाला 11th क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8 ये दोनों जो हैं सेम ईयर में आए थे, और ये मोल्ड करके इन्होंने, मतलब सेम है, किसी को सक्सेसर
किसी के सेट में सक्सेसर से पूछ लिया, किसी के सेट में प्रीडिसेसर से पूछ लिया। देन 12th, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आउटकम्स of globalization process. Yes, true. Then statement 2, owing to the globalization many Indian companies have expanded their operations abroad. ये भी सही है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 13th statement 1, India's fully owned public sector undertaking was disinvested and sold to a private entity. इंडिया का जो एक सिस्टम था फुली ऑन पब्लिक सेक्टर वो वॉज डिसइन्वेस्टेड और प्राइवेट एंटिटी को बेच दिया गया। ट्रू। उसके बाद स्टेटमेंट 2 जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर सोल्ड टू क्रिएट मोर डायरेक्ट एंड और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री, ये गलत। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है, स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। 14th, इंडिया इज ऑफ्टन कॉल्ड द आउटसोर्सिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। येस, इंडिया में आउटसोर्सिंग जो है बहुत ज़्यादा होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अनस्किल्ड लेबर। फिर उसके बाद स्टेटमेंट 2, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इज़ वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेटस गेन बाय इंडिया एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो ये भी सही है, दोनों करेक्ट हैं दोनों स्टेटमेंट्स। हैं 15th पे आ जाते हैं। रीज़न दर्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू एस्टैब्लिश द रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम टू अवॉइड यूनिलेटरली प्लेस्ड आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शंस बाय द मेंबर नेशंस। यस, सही है। फिर उसके बाद इट इज़ इम्पेरेटिव, मतलब ये जरूरी था उस टाइम पे एनलार्ज करना वर्ल्ड प्रोडक्शन को एंड इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो इस चीज़ को भी इंश्योर करना जरूरी था ताकि एनवायरनमेंट जो है हमारा प्रोटेक्टेड रहे। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, तो दोनों सही हैं। रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 16th, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस वॉज इम्प्लीमेंटेड by the government of India on 1st July 2017. Yes. Then reason, GST was introduced to implement a unified indirect tax system in India. ये भी सही है और correct explanation है। 17, assertion 1991 as an immediate measures to resolve the balance of payment crisis, the rupee was devalued against foreign currencies. Yes, true. Devalue का मतलब कि अपनी करेंसी को कम करा गया इन कंपैरिजन टू US डॉलर्स। ठीक है, अब इसके पीछे क्या रीज़न है मैंने सारा समझा दिया हुआ है चैप्टर नंबर 3 में। जब आप उसकी रिवीजन वाली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देन डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी वाज एमिनेंट टू रिप्लेनिश द डिटीरियोरेटेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं और रीज़न जो है वो एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 18th, the industrial sector reforms implemented under the liberalization process policies in a country led to an increase in the foreign direct investment in the manufacturing sector. सही है। फिर उसके बाद लिबरलाइजेशन पॉलिसी का मेन एम क्या था कि हमने ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करना, इंडस्ट्रीज़ को डीरेगुलेट करना और एक कंडूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, मेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मोर अट्रैक्टिव फॉर FDI। तो ये गलत है। ठीक है, तो रीज़न सही है, असर्शन सही है और रीज़न गलत है। लास्ट 19th क्वेश्चन, assertion every year the government fixes a target for disinvestment of public sector enterprises. True. Disinvestment is an excellent tool for discarding the loss incurring public sector enterprises. This is also true, but this is not the correct explanation of assertion. तो ऑप्शन बी होता है जिसमें रीज़न और assertion दोनों सही होते हैं और रीज़न जो है वो assertion का सही एक्सप्लेनेशन नहीं। राइट, सो दिस is the video for chapter number 1 to chapter number 3 previous year most important multiple choice questions। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें, बने रहें चैनल के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।